नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। दूसरा कार्यकाल संभालने के तुरंत बाद ही सरकार शुरुआती दिनों में क्या करेगी उसकी तस्वीर प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा तय करके काफी कुछ साफ कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन ऐसे समय में पूरे हो रहे हैं जब चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ इतिहास बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए जिनका पूरे देश और दुनिया पर असर पड़ा है और इन उपलब्धियों में अनुच्छेद 370, 3 तलाक, सड़क सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और बैंकों के विलय जैसे कई ऐतिहासिक और साहसिक फैसले भी शामिल हैं। तो आज के देश देशांतर में मोदी सरकार 2 के पहले 100 दिनों के कामकाज का लेखा जोखा देखेंगे और समझेंगे कि आगे किस तरह की राह या कहें रोड मैप सरकार के सामने दिख रहा है। क्या ऐसे जरूरी कदम हैं जिन्हें पूरा करना बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार इस समय स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। स्मिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मिता जी। शेखर अय्यर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। यतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। स्मिता, अगर आपके साथ पहले शुरुआत करूँ तो दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही हमने देखा जो संसद के सत्र में कामकाज का रिकॉर्ड बना, झलक कहीं ना कहीं वहीं से दिखाई दे गई। आप कैसे आंक रही हैं इन 100 दिनों को? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिल्ली में जिम्मेदारी संभाली थी तो उसी समय मुझे ऐसा संकेत पूरे देश को समझ में आ गया था कि आमतौर पर हम किसी भी नई सरकार के साथ जोड़ते हैं और ख़ास करके जब सत्ता का परिवर्तन होता है सरकार का, तो हम एक हनीमून पीरियड देते हैं सरकार को, एक थोड़ा सा समय देते हैं कि वो पहले आपने अपनी जिम्मेदारी संभाले, पहले चीज़ों को समझे और उसके बाद फिर पूरी ताकत के साथ अपने पॉलिसीज़ को बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली उसी समय ये साफ हो गया था कि उनकी लीडरशिप में कोई हनीमून पीरियड जैसी चीज़ होने वाली नहीं है। पहले दिन से बल्कि शपथ लेने के पहले से ही उन्होंने वो क्या करने वाले हैं इसका काफ़ी अपना विजन जो है वो देश के सामने रख दिया था। ठीक वही चीज़ अब दूसरी बार जब वो सत्ता में आए हैं उसमें भी साफ दिखाई दे रही है। और आपने सही कहा कि सरकार का कामकाज किस दिशा में चलेगा और दिशा से भी ज़्यादा किस वेग के साथ, किस गति के साथ वो काम होगा, कितनी सख्ती के साथ वो काम को अंजाम देने वाले हैं, इसका एक सबसे बड़ा अगर कोई ट्रेलर हमें दिखा है तो वो ये पहले बजट सेशन के दौरान दिख गया है। आपको बहुत संतोष होगा देश में सभी को ये जान करके कि ये जो हाल ही में जो ख़त्म हुआ बजट सत्र है ये देश के सबसे प्रोडक्टिव संसद सत्र में गिना जाएगा हमेशा के लिए। और ये हमें सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि इस बजट सत्र में बहुत कामकाज हुआ, बहुत देर रात तक हुआ, सांसद बैठे रहे, हर विषय पर बहस हुआ, बल्कि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बजट सत्र में ऐसे ऐसे विधेयक पास हुए हैं, ऐसे ऐसे बिल्स को मंजूरी मिली है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, बहुत देश के भविष्य और देश के कामकाज पे, समाज पे, देश हित में बहुत दूरगामी परिणाम इन बिलों के होने वाले हैं। चाहे आप धारा 370 को जो आंशिक रूप से निरस्त किया गया उसको देख लीजिए, आप ट्रिपल तलाक का जो विधेयक पारित हुआ दोनों सदनों में उसको देख लीजिए, एनआईए के बिल में जो अमेंडमेंट्स लाए गए, उसी के साथ यूएपीए के बिल्स में अमेंडमेंट्स लाए गए, हमारे बच्चों और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए जो पॉक्सो के बिल में अमेंडमेंट्स किए गए, तो आप देखिए कि देश और समाज के लिए कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वाले विधेयक इस संसद सत्र में सरकार ने अपनी तैयारी से, अपनी मेहनत से, अपने फ्लोर कोऑर्डिनेशन से और सभी दलों के सहयोग से इसको सरकार ने सुनिश्चित किया कि ये जो बिल्स बहुत समय से पड़े हुए थे और देश को आगे ले जाने में इनको पारित कराना जरूरी था, ये सारे विधेयक जो हैं ये पारित करवाया सरकार ने और संसद का सहयोग मिला सरकार को। तो निश्चित रूप से अगर इस सरकार के शुरू के 100 दिनों के कामकाज को एवेल्युएट करना है तो मैं मानती हूं कि संसद सत्र को ही अगर हम देखें तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है। और शेखर जी, जैसे स्मिता भी बता रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट 1 जो 100 दिन थे और अब थे, आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? और जो वादे किए गए थे, जो एक एजेंडा तय किया गया था और 100 दिन का एजेंडा जिसे कहा गया था, उस दिशा में कैसे आगे बढ़ी है सरकार? देखिए, 2014 में जब सरकार पहली बार आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में,
तो उनके लिए सब कुछ नया था। जिस बात की अभी जिक्र कर रहे थे स्मिता जी की, एक हनीमून पीरियड की बात, ऐसा नहीं था इस बार। अच्छा। क्योंकि इस बार जो भी कदम इन्होंने लिए, जो भी फैसले लिए, मैं मानता हूँ इसकी तैयारी पिछले 5 साल में की गई थी, उसकी फाउंडेशन उसी समय की गई थी। वो जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 को लेकर हो, या 35A को लेकर हो, ट्रिपल तलाक को लेकर हो, या आर्थिक जो चैलेंजेस हैं, जो मैं मानता हूँ इस सरकार की सबसे बड़ी चैलेंज वही है, उसको लेकर जो कई कदम एक के बाद जो घोषणाएं हुई हैं, उसका भी तैयारी उस पीरियड में हुआ था। क्योंकि इसमें दो बात नहीं है कि हमारे सामने जो जिस प्रकार के विश्व में जो ग्लोबल एक स्लो डाउन हो रहा है, और देश के अंदर अलग कारण से जो भी चैलेंजेस है, उसको मुकाबले करने में जो 100 दिन में जो कदम लिए गए हैं, वो आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ हो या और कोई स्टिमुलस पैकेज के लिए हो, तो कई चीज़ें अभी की गई। और सबसे बड़ी बात है ये बैंक को रिकैपिटलाइज करना, 70,000 करोड़ बैंक्स को फिर खड़े करना, और साथ साथ ये जो अभी फैसला हुआ कि इन्होंने 10 बैंकों को 4 मेजर बैंक के रूप में किया, इसमें कॉस्ट कटिंग होगा, और सारे बैंक्स के जो प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स होंगे उसको बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसे मजबूत किया जाए, वो उसका बड़ा फैसला होगा। और साथ साथ अभी जीएसटी की बात हो रही है कि जीएसटी में और क्या स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, किस सेक्टर को क्या कर सकते हैं, कैसे उनको और कुछ ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर देखें तो कई चीज़ें इस पर किए गए, कई पॉलिटिकल मैसेज भी है, कई इकोनॉमिक मैसेज भी है, कई एंटी टेररिज्म मैसेज भी है, और साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का एक खासियत रहा है कि विश्व भर में जिस तरह भारत का जो अपना स्टैंडिंग, अपना क्लाउड, अपना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कहिए, जिसके वजह से आज कश्मीर जैसे मुद्दे पे हम देख रहे हैं कि बड़े कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो आइसोलेटेड है। बिल्कुल। तो इति जी, अगर एक मोटे तौर पर मैं मानसिकता की बात करूं तो क्या ये मैसेज इस दौरान दिया गया कि जो टालने वाला रवैया था वो नहीं चलेगा और अब फैसला लेना ही होगा, भले ही वो कितना कड़ा फैसला हो? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री ने मई में करीब एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी सारे सेक्रेटरीज़ की, और उसमें 2 चीज़ें तय हुई थी। एक ये हुई थी कि लेजिस्लेटिव एक्शन क्या होंगे, मतलब जितने का 36 कानून जो पिछले 100 दिनों में पारित हुए हैं, वो एक मुद्दा था। दूसरा एक और मुद्दा था जिसको लोग नहीं समझ पाते इतना, वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या होंगे। क्योंकि सरकार का 2014 से यही एक ऑब्जेक्टिव था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसको पूरा करने के लिए 3-4 बड़े एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, जैसे कि पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगी, मतलब सरकार का कोई भी महकमा हो केंद्रीय मंत्रालय का, वो किसी भी कंप्लेंट को कैसे एड्रेस करेगा, सरकार की कोई भी स्कीम हो उसको पब्लिकली कैसे शोकेस किया जाएगा, यानी कि उसको दिखाया कैसे जाएगा कि हम उस परफॉर्मेंस में कहाँ पहुँचे हैं। तो ये सब करने के लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत थी। फाउंडेशन एक मतलब सिर्फ दिशा की नहीं, बल्कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपको करना है तो आपको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। इसमें तो इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने नोट तैयार किया था। 165 ऐसे एरिया आइडेंटिफाई हुए थे जिसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग कि सरकारी फाइल किस तरीके से चलेगी, कैसे मॉनिटर होगी, कैसे उसको कम समय में कंप्लीट किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती। मतलब हम सोचते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन बहुत बड़े हैं क्योंकि वो उसमें एक एक्ट होता है, पार्लियामेंट में बहस होती है और फिर वो पारित होता है, लेकिन उसके पारित होने के बाद उसको एक्शन में कंप्लीट करना, यानी कि उसका जीआर ऑर्डर पास करना, उसको स्टेट को नोटिफाई करना, ये प्रोसेस होता है। अब आप जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट को देखिए, मोटर व्हीकल्स एक्ट इन्होंने 1 सितंबर से लागू किया। उसको लागू नॉर्मल सरकारों में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पास होने के 1 महीना के अंदर कानून बनके हर स्टेट में इंप्लीमेंट हो रहा है। और जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसमें छोटा सा पॉइंट ये भी कि जो काम ना करने वाले आईएएस थे, तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि मतलब होगा कि नहीं होगा, उसमें देखिए जब 370 की अगर आप प्रणाली देखिए जिस तरह से इन्होंने किया, उसमें सब कुछ तैयार था, इंक्लूडिंग कि इसको निष्कर्म कैसे करना है। 370 उसके लिए
मतलब राष्ट्रपति ने लिखित में साइन करके जीआर ऑर्डर दिया था। तो ये सब तैयारी पहले होती है, मतलब इसीलिए मतलब ये सरकार ने ये तैयारी सरकार बनने के बाद नहीं की, ये तैयारी चल रही थी फरवरी मार्च से, और उनको भरोसा था कि सरकार उनकी बनेगी, इसलिए ये तैयारी इतने कम समय में पूरी हो पाई। तो ये अपने आप में एक सोच में बदल है कि जब इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपने काम को पूरा कर पाऊंगा, तो वो उसके हिसाब से वो तैयारी भी करता है। तो ये 100 दिन ये दिखाते हैं कि सरकार की इन 36 बिलों को पास करने की जो तैयारी थी वो पहले से चल रही थी। अब जैसे एक बड़ा बहुत मेजर जो रिफॉर्म हुआ है, जो मतलब जिसके पीछे कई डॉक्टर्स और कई अस्पताल परेशान हैं, वो है नेशनल मेडिकल काउंसिल। वो अपने आप में पूरे एक एरिया को रिफॉर्म कर दे रहा है, मोटर व्हीकल पूरे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को रिफॉर्म कर दे रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं, ये मतलब एकदम नहीं हो पाती, इसमें मतलब तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है। और अनुच्छेद 370 की स्मिता सबसे ज़्यादा चर्चा हुई हाल फिलहाल, और सिर्फ अनुच्छेद 370 को ख़त्म करना, बल्कि जिस तरह से हमने देखा बार बार पाकिस्तान ने कोशिश की अलग अलग मंचों पर इसे उठाने की, उसे भी एक तरह से पूरी तरह नाकाम कर देना। तो ये जो कूटनीतिक तैयारी भारत की तरफ से रही, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल इसको आप देखिए कि अगर इसको कई स्तरों पे समझने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर बता रही हूँ, और आप जो कॉमन जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे साथी हैं, उनको पूछेंगी, 370 ये कुछ उन मुद्दों के कैटेगरी में आता था कि जिसको हम अनथिंकेबल कहते हैं, कि हर व्यक्ति को महसूस तो होता था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर कोई यही समझता था कि भाई राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीतिक नफा नुकसान का मामला कुछ ऐसा है कि ये तो दफा 370 तो उन मामलों में आता है कि जिसको कभी छुआ नहीं जाएगा। तो उसको न केवल उसको छूना, बल्कि उसको 48-72 घंटे के अंदर निरस्त करना, और उसके बाद आप देख लीजिए कि कश्मीर के हालात को पूरी तरह से काबू में रखना। वहाँ धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। जम्मू और लद्दाख में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ जो बाइफरकेशन का फैसला हुआ है। कश्मीर घाटी में कुछ लोगों को कुछ आशंकाएं हैं, उनसे सरकार लगातार एंगेज कर रही है। सरकार ने लंबा चौड़ा कई सालों का अपना रोड मैप तैयार किया है, ताकि जो सोच करके ये कदम उठाया गया, ये केवल दुनिया को एक स्टेटमेंट देने के लिए नहीं किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को अपने एड्रेस के दौरान भी आपने सुना होगा कहा था कि धारा 370 जो है वो एक कश्मीर के सवाल सिर्फ इंटीग्रेशन का नहीं है, कश्मीर के युवाओं के विकास, उनके डेवलपमेंट में एक रोड़ा बन के रह गया था, क्योंकि वो कानूनी स्थितियां ऐसी पेचीदगी बन गई थी। तो अब उसको कैसे पूरी तरह से कंसोलिडेट करके और विकास को गति दी जाए, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि भारत सरकार का इस समय पूरी तरह स्पष्टता है सरकार की नीति में, सरकार को क्लैरिटी है कि किस तरह से वहां पर आगे का रोड मैप बढ़ाना है। लेकिन जो सबसे इस समय संतोष वाली बात है वो ये है कि आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान ने, मैं तो कहती हूं कि ये बिल्कुल एक बौखलाहट की नीति ये दर्शाता है। सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या कहा, उसने इस तरह का एक छवि बनाई कि जैसे कश्मीर में कोई बहुत मारकाट हो जाएगा। तो अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इससे ज्यादा तो डे टू डे वायलेंस दूसरे देशों में चलती रहती है। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट में एक क्या वो तरकीब निकाली कि जो मुस्लिम उम्मा, जो दुनिया भर के जो ताकतवर मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, उनको इकट्ठा करके एक ये रिफ्लेक्शन दिखाना चाहा कि कश्मीर का मुद्दा जो है ये तो चूंकि वहां पर एक विशेष समुदाय की मेजॉरिटी है, तो भारत सरकार इसलिए उसको टारगेट कर रही है। आप खुद देख लीजिए कि घटनाक्रम किस तरह चला है और इस्लामिक देशों ने किस तरह से स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि वो उस बात से कतई इस बात से वो सहमत नहीं है। ठीक है। तो ये उनका दांव भी पिट गया और अब पाकिस्तान की कोशिश ये हो रही है कि देश और दुनिया में चिल्ला चिल्लाकर ह्यूमन राइट्स और इस तरह के ऑपरेशन का एक छवि बनाने की, ताकि भारत को टारगेट किया जा सके। और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का खुद आ रहा हो रहा है।
जितनी बार वो भारत में इन मुद्दों की बात छेड़ता है तो लोग पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको लोग याद दिला रहे हैं कि उनके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा क्षेत्र में क्या हो रहा है, सिंधियों के साथ क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे में, जो अवैध कब्जे में कश्मीर का हिस्सा हमारा है, वहां पर क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवैध रूप से पूरी तरह से एक खतरनाक तरीके से न्यूक्लियर पावर एक्वायर करने के बाद ये जो पाकिस्तान ने फॉर्मूला अपनाया था कि हर बार दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट दे करके और वो जो चाहे उस बात को, उसका दबाव बना सके, वास्तविकता ये है कि भारत ने एक बार नहीं, पिछले 2 सालों में भारत ने बार बार पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है इसको बहुत साफ कर दिया है दुनिया के सामने कि ये भभकी चलने वाली नहीं है। यानी हर बार पाकिस्तान को आज की डेट में तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान की भभकी तो छोड़िए, अब तो पाकिस्तान में भी लोग उसके न्यूक्लियर थ्रेट को मजाक की तरह लेने लगे हैं। उसे मुंह की खानी पड़ी है हर बार। क्रम में अगर नुकसान है तो वो पाकिस्तान का हुआ है। तो एक तरफ पाकिस्तान और शेखर जी, दूसरी तरफ हम देखें विदेश नीति की भी काफी बात हुई है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी हमेशा भारत अपनाता रहा है। अभी तक देखें तो 7 विदेशी दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। तो विदेश नीति को लेकर ये 100 दिन आपको किस राह पर आगे चलते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इनकी पहली विजिट ही शुरू हुई मालदीव से, उसके बाद श्रीलंका गए, उसके बाद भूटान, और बाद में वो यूएई गए, फिर बहरीन, और फिर G7 समिट हुआ फ्रांस के साथ, एक बायलैटरल मीटिंग हुआ, फिर G7 समिट के लिए दोबारा फ्रांस गए, और अभी हमने देखा ईस्ट यूरोपियन समिट जो हुआ व्लादिवोस्टॉक में, जहाँ पुतिन के साथ बहुत अच्छी बात हुई। उसके बाद रशिया ने जिस तरह पूरे खुल के समर्थन कर रहा है भारत को कश्मीर मुद्दे पर, वो भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और अमेरिका भी हमने देखा है कि G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद जिस तरह ट्रंप के जो स्टेटमेंट आया, बयान जो आया, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि जिस तरह कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान की जो कोशिश हो रही है, उस तरह उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसका कारण है, एक पाकिस्तान का खुद का जो ऐतिहासिक जो बिहेवियर रहा है, वो भी एक कारण है। दूसरा, टेररिज्म को लेकर आज विश्व भर में बड़ा स्पष्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो जिसको हम कहते हैं इस्लामिस्ट टेररिज्म जो है, जो धर्म पे जो लड़ाई, जो जिहाद की जो बात हो रही है, उसका कहीं ना कहीं उसका मूल ग्राउंड जो है वो है पाकिस्तान है। तो इसीलिए कश्मीर मुद्दा को बिना टेररिज्म कोई देश देखना नहीं चाहता, जिसमें भारत लगातार पिछले 5 साल में भी आपने देखा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर की जितने विजिट हुए, जितने इनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स रहे, सब में यही बात बार बार हमने कहा। और आज पाकिस्तान की देखिए, एक तरफ तो जो अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर सब जगह चिंता हो रही है, दूसरा पाकिस्तान अभी जो जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रही है, उसके लिए विदेशी वो पूंज चाहिए, विदेशी हेल्प चाहिए, और फाइनेंशियल टास्क फोर्स उन्होंने अभी भी उस ग्रे एरिया में रखा है। तो इसका मतलब है जो कश्मीर के अंदर जो फैसले लिए गए हमारी सरकार ने जो लिया, खास करके 370 जो एक टेम्पररी चीज़ को हटा के, देखिए ये फैसला ऐसा था जैसे प्रधानमंत्री उस दिन लाल किले से कह रहे थे कि हम समस्या ना हम टालते हैं ना उसको पालते हैं, कि ऐसा एक चीज़ हो गया था कि देश भर में कश्मीर को लेकर एक हेल्पलेसनेस था। मैं मानता हूं कि ये 100 दिन में वो हेल्पलेसनेस ख़त्म किया गया है, कि ऐसा एक चीज़ था कि लोग मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। और तो ये रास्ता खोलने का जो जैसे आप बात ये कर रहे हैं पॉलिटिकल कि डिसीजन है जी, ये आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ बाहर एकजुट करना या और मुखर होकर बात करना, बल्कि जो घर के अंदर हमने देखा यूएपीए एक्ट में संशोधन और व्यक्ति विशेष आतंकी घोषित हो सकेगा। इसके अलावा हमने हाफिज सईद और दाऊद को आतंकी घोषित कराने के लिए जो कुछ भी देखा, तो कुल मिलाकर आतंकवाद को देकर घरेलू जो पहले हुई हैं और बाहर, उसमें आप क्या कहेंगे? अगर छोटा देखिए, ये हमने टेररिज्म की सारे जो पहलू है और सारे जो रूप है उसका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले संगठन को आप कर रहे थे, लेकिन संगठन क्या है कि एक संगठन का आप बैन कर दो तो दूसरा संगठन खड़ा हो जाता है, क्योंकि संगठन के पीछे व्यक्ति हैं। तो जब तक आप व्यक्ति को ईयरमार्क नहीं करेंगे, उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उनको नेम शेमिंग नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आज हमने देखा है कि अमेरिका ने स्वीकार किया है भारत की जो इस फैसले को कि आप इंडिविजुअल टेररिस्ट को डिक्लेयर करना, वो अपने आप में एक है। तो ये जो टेररिज्म की जो चैलेंज रही है पिछले 5 साल में, आप देखेंगे जिस तरह कदम लिए गए,
एक तो इंटरनल सिक्योरिटी मशीनरी को मजबूत करना, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी जो ज़रूरत पूरा करना, बिल्कुल। और तीसरा चीज़ है जो कानून में जो कहीं जो कमी थी उसको दूर करना। तो टेररिज्म, आप कह सकते हैं कि टेररिज्म को लेकर इस सरकार ने पिछले 5 साल और इस 100 दिन में जो चीज़ें कर पाई हैं, मुझे लगता है पहले कभी नहीं हुए हैं, जिसके वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। और कश्मीर में ये 370 हटाने से पहले कि कुछ लोग खास करके विपक्ष का ये है कि जो भी हुआ है जम्मू कश्मीर में कोई जल्दबाजी भी हुआ, मैं मानता हूँ वो लास्ट डिसीजन था। आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव करना इस सरकार का लास्ट डिसीजन था, क्योंकि उससे पहले से जिस तरह प्रिपरेशन की गई थी, खास करके जो पैसे की जो वहाँ पे रोल था, आप हवाले के माध्यम से या और कहीं से बाहर से जिस तरह पैसा आ रहा था, जो बच्चे को ये करके पैसे देकर पत्थर फेंकने की जो एक सिलसिला वहाँ था, उसको रोकने के लिए बहुत मतलब बैकग्राउंड काम किया गया। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिस तरह भ्रष्टाचार वहाँ पे उसका जो जड़ तक पहुँच गया था, उसको भी बिठाने के लिए जो शुरुआत की गई है, वो अपने आप में जम्मू कश्मीर में विकास के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स की सोच हुई है वहाँ पे। ठीक है। और यतीश जी, अगर घर के अंदर और जो पहल सरकार ने की है और जो घोषणाएं की हैं, जैसे हम देख रहे हैं हर घर तक नल, फिट इंडिया मूवमेंट, इस तरह की बातें हो रही हैं, और भी तमाम ऐसे लक्ष्य हैं, चाहे किसानों की आय बढ़ाने की बात रही हो या हर एक को घर देने की बात रही हो, इस पर क्या लग रहा है सरकार जिस तरह से समय से पहले अपनी योजनाएं पूरी कर रही है, तो क्या ये भी हासिल किया जा सकेगा? और इसके अलावा आप आर्थिक मोर्चे पर भी थोड़ा बताइए। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बननी है, और फिलहाल जो आर्थिक ग्रोथ के, जो GDP ग्रोथ के आंकड़े हैं, वो क्या संकेत दे रहे हैं? चुनौती कितनी बड़ी है इन सबको मिलाकर? कई सवाल पूछा, क्योंकि समय कम है, छोटा छोटा। तो मैं आर्थिक मुद्दों पे फोकस करता हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये है कि अभी जो GDP की ग्रोथ संख्या आई है उसमें 5% की ग्रोथ दिखी है। ये 8% से गिर के 5% आ गई है, यानी कि 3% की गिरावट है इसमें। अब सरकार जानती थी कि इस तिमाही में थोड़ी ग्रोथ कम आएगी, इसीलिए सरकार इस पे काफ़ी पहले से काम कर रही थी। जो इन 12 बैंकों का विलय किया, उनको मर्ज किया, 27 से कम हो गए बैंक अब, तो उसका पर्पस यही था कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो बैंकिंग सेक्टर में, जिससे कि आपके पास रिकैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। क्योंकि पिछले 7-8 साल से सरकार हर साल 30,000 से 70,000 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों में कैपिटलाइज करने के लिए दे रही थी। ये पैसा आगे नहीं जाता है, यानी कि ये पैसा सिर्फ बैंक तक सीमित रह रहा था, और ये उनकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में खर्च हो जाता था। लेकिन जब आप इन बैंक्स को मर्ज करते हैं तो आपकी रिकैपिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये एक फंडामेंटल रिफॉर्म था जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन अब सरकार को क्या करना है? अब सरकार को वो कदम उठाने हैं जिससे कि कंजम्पशन साइकिल बढ़े। तो कंजम्पशन साइकिल बढ़ाने के लिए या तो आप टैक्स में कटौती करते हैं, इनकम टैक्स में करते हैं, या इनडायरेक्ट टैक्सेशन में करते हैं, जैसे कि GST में। GST की मीटिंग सितंबर 20 की तय है। गडकरी साहब इशारा दे चुके हैं कि शायद उसमें इस बात पे डिस्कशन हो कि ऑटोज़ पे कैसे टैक्स कम होगा। ये केंद्र सरकार की डिसीजन नहीं है, ये काउंसिल की डिसीजन है। इसका मतलब कि इसमें प्रदेश के जितने फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको कंसेंसस में डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसमें सरकार सिर्फ उसकी पहल कर सकती है, उस प्रस्ताव को रख सकती है, और काउंसिल उस पर फिर मत बनाती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन कोड सबमिट हुआ है, उसमें कई अच्छे प्रस्ताव आए हैं, खासतौर से टैक्स को कम करने के। तो हो सकता है सरकार उन वादों को भी पूरा करे अगले 5-6 महीने में। वो भी बजट पे डिपेंडेंट है। तो माहौल बदल रहा है, और सरकार मेरे ख्याल से उस हिसाब से अपने रिफॉर्म्स को भी और अपने टैक्टिक्स को भी बदलेगी। बिल्कुल, इस पर नजर रहेंगे। जैसे यतीश आप बता रहे हैं कि टैक्टिक्स को बदलेगी सरकार, और फिलहाल जो देश देशांतर का समय है वो यहीं पूरा हो रहा है, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। इसके अलावा इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम इंतजार करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।